हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वंशिका आहूजा और मैं आपको स्वागत करती हूं रेवंशी एकेडमी में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग का लेक्चर 3। इससे पहले मैंने आपको पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग के लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में सीरीज में आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करवाए हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करवाए हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 3 में अगेन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। और आज मैं आपको इसमें पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको पहले भी बता दूं कि लेक्चर 1 जो था उसमें मैंने थ्योरेटिकल पार्ट करवाया था और लेक्चर 2 में मैंने आपको प्रैक्टिकल अप्रोच करवाया है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, 5th प्रॉब्लम, जो शीट मैंने आपको दिखा दी है। तो एक बार देख लेते हैं ये प्रॉब्लम। मिस्टर राम इज इन्वेस्टिंग इन अ स्कीम विच ऑफर्स द फॉलोइंग रिटर्न्स इन नेक्स्ट 5 years. If he invests 55,000 today, he is going to get cash inflow 10,000, 12,000, 15,000, 18,000, 20,000. The current return on the similar investment scheme is 10%. यानी अगर ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट में वो पैसे लगा रहा है तो उसको 10% वो रिटर्न मिलता था। प्लीज एडवाइस कीजिए वेदर मिस्टर राम शुड इन्वेस्ट इन द स्कीम और नॉट। ये प्रॉब्लम में हमें बताना है कि राम को जो भी पैसे मिलने वाले हैं वो हमें बताइए कि क्या उसे इस स्कीम में इन्वेस्ट करने चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये प्रॉब्लम में कहा गया है कि फ्यूचर वैल्यू आपको बताना है। अगर ये प्रॉब्लम में हमें बताया गया है कि राम इज इन्वेस्टिंग इन स्कीम जो प्रेजेंट वैल्यू में 55,000 वो डाल रहा है और कैश इनफ्लो उसको मिल रहा है, तो उसे इस स्कीम में पैसे लगाने चाहिए कि नहीं चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ 5th प्रॉब्लम, नहीं ये मैं नीचे लिख देती हूँ 5th प्रॉब्लम, ताकि मैं ऊपर पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग का नाम लिख सकूं। पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, तो नाउ लेट अस स्टार्ट। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि मैं इस 5th प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाली हूं। पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 55,000 गिवन में लिख देंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 55,000 और ये याद कीजिए ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आगे बढ़ेंगे और आगे हम लिखने वाले हैं ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5। देन रिटर्न, फर्स्ट ईयर में रिटर्न आया 10,000, सेकेंड ईयर में रिटर्न आया 12,000, थर्ड ईयर में रिटर्न आया 15,000, फोर्थ ईयर में रिटर्न आया 18,000 और फिफ्थ ईयर में रिटर्न आया 20,000। मैंने ये ऊपर नीचे लिख दिया है सिर्फ आपकी समझ के लिए। नाउ द करंट, ओके ये मैं मिटा देती हूं। रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इज 10%। ओके, चलिए एक टेबल बना देते हैं जहां पे हम लोग लिख देंगे स्टेटमेंट शोइंग नेट प्रेजेंट वैल्यू। पहला कॉलम बनेगा ईयर का कॉलम, सेकेंड कॉलम बनेगा कैश इनफ्लो का, थर्ड कॉलम बनेगा हम लोग का डिस्काउंटिंग फैक्टर का। पहला कॉलम ईयर है, सेकेंड कॉलम में आप लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ रिटर्न्स, या आप इसको कैश इनफ्लो भी लिख सकते हैं। थर्ड कॉलम बनेगा डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%। और फोर्थ कॉलम हमारा बनेगा, मैं आपको फिर से बता, फोर्थ कॉलम में हमारा बनेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो।
आप इस सेकेंड कॉलम को अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ना लिख के यहाँ पे कैश इनफ्लो भी लिख सकते हैं, और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 55,000 जो हम लोग ने इन्वेस्टमेंट किया, हम लोग को ये रिटर्न कैसे मिल रहे हैं, तो 10, 12, 15, 18, 20,000। हम ईयर कॉलम में 1, 2, 3, 4 एंड 5 लिख देंगे। अमाउंट ऑफ रिटर्न में लिख देंगे 10,000। आप अमाउंट ऑफ रिटर्न को कट करके यहाँ पे कैश इनफ्लो भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली कैश इनफ्लो लिखना ही बेटर है। 12,000, 15,000, 18,000 एंड 20,000। ये हो गया हमारा कैश इनफ्लो जो हम लोग को मिलने वाला है अमाउंट, यानी मिस्टर राम को ये मिलने वाला है अमाउंट। और अब आ जाएंगे हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर पे। डिस्काउंटिंग फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, तो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर, दैट इज 1 डिवाइड बाय 1.10। तो अगर आप अपने कैलकुलेटर पे कर रहे हैं तो कैलकुलेटर पे 1 डिवाइड बाय 1.0 करेंगे, इक्वल टू के साइन देंगे तो आपको ना ये डिजिट मिल जाएंगे। 1 रुपए की जो प्रेजेंट वैल्यू है 1 साल के बाद में ये निकलेगी 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 and last one is 0.621। ओके, ठीक है। अब हम लोग ने डिस्काउंटिंग फैक्टर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम से और हम लोग अमाउंट लिख देंगे फोर्थ कॉलम में, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। नाउ द फर्स्ट अमाउंट 10,000 प्रेजेंट वैल्यू साल भर के बाद में निकल के आएगा 9,090 रुपीज। सेकेंड कॉलम में आ जाएगा 9,912, थर्ड कॉलम में आ जाएगा 11,265। 15,000 की अगर आप वैल्यू देखेंगे तो 11,265 थी, 12,000 की वैल्यू देखेंगे तो 9,912 है। ये डिस्काउंटिंग फैक्टर है एट द रेट ऑफ 10%। 18,000 की प्रेजेंट वैल्यू होगी मल्टीप्लाई करके 0.683 से 12,294, एंड लास्ट 20,000 की वैल्यू होगी 0.621 मल्टीप्लाई करके 12,420 रुपीज। अब ये थे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जो हम लोग का निकला सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके थर्ड कॉलम से। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कॉलम को और आगे बढ़ा देंगे और हम टोटल करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो का, डेट इज लिखेंगे हम लोग टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अब आप अगर कैलकुलेटर पे टोटल कर देंगे 9,090 से लेके 12,420 तक तो निकलेगा 54,981 रुपीज। ओके, ये है 55,000 लगाने के बाद में आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जो निकला उसको हम लोग ने कैसे निकाला, हम लोग ने मल्टीप्लाई किया कैश इनफ्लो को डिस्काउंटिंग फैक्टर से, तो हम लोग का अमाउंट जो आया वो निकला 54,981 रुपीज। ये जो 54,981 रुपीज है ये 5 सालों का है। हम इसको इससे लेस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, 55,000। अब अगर हम लोग इसको लेस कर रहे हैं तो हमारा बच रहा है 19 रुपीज जो लॉस है एक्चुअली, तो हम इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। 55,000 लगाने के बाद में हम लोग को 5 साल तक ये रिटर्न्स मिलते रहे, लेकिन जब हम लोग ने माइनस किया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो का तो हम लोग को ये लॉस निकला। तो हम इसे लिखेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर नेगेटिव है तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका एक नोट डाल देंगे। नोट में हम लोग लिखेंगे सिंस द नेट प्रेजेंट वैल्यू is negative, so it is advisable that Mr. Ram should not invest in this investment.
ये आपको कंक्लूजन डालना है। हर एक प्रॉब्लम के बाद में आपको कंक्लूजन ये कंपल्सरी डालना है। अब एक काम कीजिए, प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए। आपको इसकी जो प्रॉब्लम की शीट है वो मैं बार बार आपके वीडियो पे दिखाने वाली हूँ। अब एक काम करते हैं, हम लोग ये प्रॉब्लम रब कर देते हैं और आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है सिक्स्थ प्रॉब्लम। और सिक्स्थ प्रॉब्लम क्या कहता है? तो सिक्स्थ प्रॉब्लम कहता है शशिकांत डिपॉजिटेड 1 लाख विद अ बैंक विच पेज 10% interest compounded annually for a period of 3 years. How much amount he would get at a maturity? अगर शशिकांत आज डिपॉजिट कर रहा है 1 लाख रुपए बैंक के साथ में, 1 लाख रुपए की बैंक की वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो वो 10% इंटरेस्ट रेट पे डिपॉजिट कर रहा है और इसकी कंपाउंडेड एनुअली कंपाउंडेड फ्रीक्वेंसी 1 साल भर भाई एक बार है और ये वो अगर 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो हाउ मच ही वुड गेट एट अ मैच्योरिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन, again we are going to write it, given present value of investment is 1 lakh। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। फिर से मैं बता रही हूँ वन टाइम इन्वेस्टमेंट है क्योंकि कहीं कहीं पे आपको एन्युटी भी आने वाला है। एन्युटी के टाइम पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका 10%। टाइम यानी जिससे हम लोग लिख देंगे कि टी है, नहीं ये हम लोग ब्रैकेट में इसको ऑब्लिक करके डाल देंगे। नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू 3 years। कंपाउंडेड पीरियड दैट इज ब्रैकेट में टी लिख देंगे इज इक्वल टू 1। अब हम इसकी फार्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला विल बी फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में 1 प्लस आर रेज टू एन। अब अगर आप इसे देखें ना तो इस फॉर्मूला को हम लोग अल्टरनेटिवली भी लिख सकते हैं जहां पे हम लोग कंपाउंडिंग के लेंगे प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में 1 प्लस आर ब्रैकेट में एन और होल ब्रैकेट में एन टी। नहीं, शायद ये फॉर्मूला वो नहीं है। एक मिनट, मैं आपको फिर से ये फॉर्मूला लिख के बताती हूँ। पहले हम इस फॉर्मूला को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रेजेंट वैल्यू विल बी 1 लाख ब्रैकेट में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0.10, 10% दैट इज 0.10 एंड रेज टू 3 years। नंबर ऑफ ईयर्स आर 3, तो रेज टू 3। अगर हम लोग वो फॉर्मूला लिखते थे तो 3 into 1 करते थे क्योंकि जो कंपाउंडेड फ्रीक्वेंसी है वो 1 है, T1 है, तो हम लोग 3 into 1 करते थे तो वो 3 ही निकलता था। अच्छा, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग अल्टरनेटिव फॉर्मूला लिख के हम लोग करते हैं। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर डिवाइड बाय एन होल ब्रैकेट एन टी। व्हाट विल बी एन? एन विल बी 1। 1 प्लस 0.10 रेज टू 1 होल ब्रैकेट 3 into 1 दैट इज विल बी 3। तो अगर आप देखें तो ये फॉर्मूला वो ही है जो हम लोग ने पहले अप्लाई की थी। अगर आप देखेंगे तो अमाउंट इससे भी, वैल्यू इससे भी सेम ही निकलने वाली है। फ्यूचर वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 लाख, प्रेजेंट वैल्यू है 1 लाख, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस 0.10 रेज टू 3। अगेन फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 1 लाख, ब्रैकेट में 1.10 रेज टू 3। अब हम क्या करेंगे, 1.10 का वैल्यू निकाल के लिखेंगे। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.10 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये आने वाला है 1.331। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.331 तो अमाउंट विल कम फ्यूचर, देयरफॉर फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 1,33,100। ठीक है, ये है प्रॉब्लम। ये फ्यूचर वैल्यू निकली हम लोग ने जब प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया 10% इंटरेस्ट रेट पे फॉर 3 years। तो हम लोग इसको कंक्लूजन लिख देंगे। देयरफॉर शशिकांत वुड गेट
rupees 1,33,100 rupees at maturity. Okay, so this is the conclusion. Now let us see, एक और प्रॉब्लम आता है जहाँ पे आपको फ्यूचर वैल्यू दी गई होगी, आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है. तो हम लोग क्या करते हैं, यही प्रॉब्लम इसको रिवर्स तरीके से सॉल्व करेंगे, जहाँ पे फ्यूचर वैल्यू दी गई है और प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालनी है. तो हम क्या करते हैं, लिख देते हैं, इसका लिख देते हैं उल्टा प्रॉब्लम. कहीं कहीं पे ये भी आ रहा है रिवर्स प्रॉब्लम. ओके, रिवर्स प्रॉब्लम लिखेंगे, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज 1,33,100 टू बी रिसीव्ड at the rate of 10% compounded annually for 3 years. ठीक है, अब ये लिख देते हैं. तो अब हम लोग का जो फॉर्मूला होगी, आप लिख सकते हैं सेम ही फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस रेज आर रेज टू एन. अब आप क्या करेंगे, यही फॉर्मूला को लेके आगे बढ़ेंगे. फ्यूचर वैल्यू मिला हुआ है 1,33,100, प्रेजेंट वैल्यू इज नॉट नोन, और ब्रैकेट में 1 प्लस 0.10 रेज टू 3. 1,33,100 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस, अगर चाहे तो आप इसको ब्रैकेट में डायरेक्टली इसका वैल्यू लिख सकते हैं 1.331, जो हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं. प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 1,33,100 डिवाइड बाय 1.331. सो इट विल कम, प्रेजेंट वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 लाख रुपीज. अगर आप देखें तो वहां पे भी ये अमाउंट फ्यूचर वैल्यू का 1,33,100 निकला था. सेम फॉर्मूला अप्लाई करके आप इस प्रॉब्लम में प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख रुपीज निकाल सकते हैं. ये दोनों ही तरीके के प्रॉब्लम आप कर सकते हैं. एग्जाम में तो दोनों में से कोई भी एक आ सकता है. अमाउंट चेंज करके वो लोग दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम दे सकते हैं. आप एक ही फॉर्मूला अप्लाई करके दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ. अगर आप चाहें तो इस प्रॉब्लम में आगे भी बढ़ सकते हैं. अब हम लोग आ रहे हैं 7th प्रॉब्लम पे. मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए. 7th प्रॉब्लम क्या है, मिस्टर राहुल हैज अ फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स इन 2 बैंक. 2 बैंक्स में इन्वेस्टमेंट है, बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक में. अमाउंट इन्वेस्टेड है बैंक ऑफ इंडिया में 3,40,000 का, HDFC में 5 लाख रुपीज का. कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक ऑफ इंडिया में 10%, HDFC में है 8%. पीरियड ईयर्स है 5 ईयर्स फॉर बैंक ऑफ इंडिया, HDFC के लिए है 7 ईयर्स. अब वो बोल रहे हैं कि कैलकुलेट करो द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एट मैच्योरिटी. अब हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम में उन्होंने अमाउंट इन्वेस्टेड कहा है 3,40,000, प्रेजेंट वैल्यू बताइए 3,40,000 और 5 लाख में. तो हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं. पहला बैंक ऑफ इंडिया के लिए हम लोग निकालेंगे कि उसकी इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी अमाउंट कितना होगा. तो लिख देंगे गिवन पहले और गिवन में लिख देंगे बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, प्रिंसिपल अमाउंट और या तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 3,40,000 रुपए, और नीचे लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसके लिए है 10%. पीरियड है, टाइम है, नंबर ऑफ ईयर्स दैट इज 5 ईयर्स, और वहां पे है 7 ईयर्स, और वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% और 5 लाख की रुपए की इन्वेस्टमेंट है. ठीक है, अब ये आ गया हम लोग का गिवन. ये थी हमारी गिवन इंफॉर्मेशन. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, नहीं उससे पहले हम लोग कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी भी लिख देते हैं. कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी भी 1 ही है, एनुअली है, ब्रैकेट में n लिख के 1 एनुअली. ठीक है, ओके.
एनुअली लिखने के बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आप कंपाउंडेड एनुअली लिख रहे हो, ये मैं क्यों लिखवा रही हूँ आपको बार बार, क्योंकि कहीं पे सेमी एनुअली हो, कहीं पे क्वार्टरली हो, तो प्रॉब्लम बदल जाएगा। अब ए पॉइंट में हम लोग लिखेंगे, पहले बैंक ऑफ इंडिया का मैच्योरिटी अमाउंट निकालेंगे। बैंक ऑफ इंडिया में अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में 1 + r रेज टू n। ठीक है, अब याद कीजिए, अगर मैंने आपको ये अल्टरनेट फॉर्मूला बताई थी, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + r रेज डिवाइड बाय n रेज टू nt। ये t जो n है वो है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय t करेंगे तो जितना भी होगा अमाउंट वो सेम ही आएगा। तो इसकी वजह से ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगी जब सेमी एनुअली और क्वार्टरली कोई भी कंपाउंडिंग होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 3,40,000 प्रेजेंट वैल्यू का 1 + 0.10 रेज टू 5 रेज टू n, यानी 5 ईयर्स है, नंबर ऑफ ईयर्स 5 ईयर्स है, तो 3,40,000। अब यहाँ पे 0.10 को हम लोग कैलकुलेटर पे करेंगे, 1.10 मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स, तो हम लोग की वैल्यू निकलेगी 1.61051। इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे और इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। 1 मिनट टाइम दीजिए, मैं इसको मिटा दूं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, 3,40,000 मल्टीप्लाई करेंगे 1.61051 से, तो अमाउंट निकलेगा 5,47,573.40 पैसा। तो ये अमाउंट निकला बैंक ऑफ इंडिया का इन्वेस्टमेंट करके 3,40,000 की इन्वेस्टमेंट की है, तो हमारा अमाउंट आया है 5,47,573.40 पैसा। देयरफॉर लिख देंगे, हम लोग कंक्लूजन डाल देंगे। देयरफॉर मिस्टर राहुल इज गोइंग टू गेट ₹5,47,573.40 पैसा at the time of maturity from Bank of India। इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं या ये ही लिख के छोड़ दीजिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बी पॉइंट पे। बी पॉइंट है HDFC बैंक से उसको मैच्योरिटी के टाइम पे कितना मिला, तो HDFC बैंक या इन्वेस्टमेंट लिख दीजिए। चलो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + r रेज टू n। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू है 5 लाख रुपए, ब्रैकेट में 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 0.08 रेज टू 7। ठीक है, ये है हमारा पूरा का पूरा जो इंफॉर्मेशन है। अब आगे बढ़ेंगे, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 5 लाख, ब्रैकेट में 1.08 रेज टू 7। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 5 लाख। अब आप अपने कैलकुलेटर में 1.08 को मल्टीप्लाई कीजिए 7 टाइम्स में, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.713 1.71382426877। अगर आप देखिए तो आप पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लेके भी छोड़ सकते हैं। अगर आप चाहिए तो आप सारे के सारे डिजिट लिख सकते हैं। नाउ फ्यूचर वैल्यू विल बी इक्वल टू 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.713824, तो निकलेगी 8,56,912। ये है अप्रॉक्स अमाउंट, क्योंकि पॉइंट के बाद ये अमाउंट था जो हम लोग ने इसको अप्रॉक्स अमाउंट करके लिख दिया। अगर आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट निकालने के बाद में हम लोग कंक्लूजन पे आ जाएंगे। कंक्लूजन में लिखेंगे मिस्टर राहुल इज गोइंग टू गेट ₹8,56,912 from HDFC Bank at the time of maturity। ठीक है, अब ये है हमारा 7th प्रॉब्लम।
आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर पे बैठ के एक बार सॉल्व कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और आ जाएंगे हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है, 8th प्रॉब्लम, what will be an investor receive at maturity if he invests in a scheme a sum of rupees 80,000 annually at the end of the year for 5 years at an interest rate of 8% per annum compounded annually। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप ये देखिए तो 80,000 एनुअली कर रहा है। ये एनुअली यानी 80,000 रुपये ये अगले 5 साल तक हर साल देता रहेगा, इन्वेस्ट करता रहेगा, यानी ये एन्युटी वाला प्रॉब्लम है। और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इस प्रॉब्लम पे। यहाँ पे ये एन्युटी वाला प्रॉब्लम है। अब तक हम लोग ने जो भी प्रॉब्लम्स किए हैं, एक दो प्रॉब्लम को छोड़ के सब प्रॉब्लम वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाले थे। लिख देंगे गिवन विल बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू एन्युअली 80,000। मैं फिर से बताती हूँ, ये एन्युटी वाला प्रॉब्लम है। एन्युटी वाला प्रॉब्लम है तो हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे इसको एन्युटी। टाइम में लिख देंगे टाइम ऑब्लिक नंबर ऑफ ईयर्स विल बी इक्वल टू 5 years। Then we are going to write it rate of interest. Rate of interest will be equal to 8% पर एनम। ठीक है, यहाँ पे है 8% पर एनम का। कंपाउंडेड फ्रीक्वेंसी अगेन लिख देंगे, कंपाउंडेड फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट में n इज इक्वल टू 1, क्योंकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स ये भी आ सकेंगे कि सेमी एनुअली करो या तो क्वार्टरली। तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे, एनुअली कंपाउंडेड फ्रीक्वेंसी। नाउ द फॉर्मूला विल चेंज, फ्यूचर वैल्यू विल बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। बड़ा सा ब्रैकेट डाल दीजिए, होल ब्रैकेट, देन स्मॉल ब्रैकेट, 1 प्लस आर रेज टू n माइनस 1 डिवाइड बाय r, और होल ब्रैकेट एन्युटी का ये वाला प्रॉब्लम है। तो हम लोग एन्युटी में ये फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा। देखिए, हमेशा जब भी हम लोग ने प्रॉब्लम्स किए हैं तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाले प्रॉब्लम किए, तो यहाँ पे जब एन्युटी वाला प्रॉब्लम होगा तो डिवाइड करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अब हम लोग इसमें वैल्यूज डालते जाएंगे। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 80,000, बड़ा सा ब्रैकेट, 1 प्लस आर, यानी आर है कितना 8%, 0.08 रेज टू n डेट इज 5 माइनस 1 होल ब्रैकेट डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.08। ठीक है, 80,000 ब्रैकेट 1.08। आप कैलकुलेटर पे अगर इसको मल्टीप्लाई करके रखेंगे तो इसकी वैल्यू निकलेगी 1.08 रेज टू 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.08। इसको कैलकुलेटर पे प्लीज़ इसकी वैल्यू निकालिए। 1.08 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 टाइम्स तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। आप पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स भी ले सकते हैं। अगर आप 4 डिजिट्स नहीं ले पाए तो इसको पूरा का पूरा डिजिट्स भी आप लिख सकते हैं। 80,000 अगेन इन ब्रैकेट, 1.08 की वैल्यू रेज टू 5 निकली, मल्टीप्लाई करके 1.46 9328076 माइनस 1 0.08। अगर आप देखिए तो मैंने आपको इसमें पॉइंट के बाद में सारे के सारे डिजिट्स लिख दिए हैं। अगर आप चाहें तो पॉइंट के बाद में आप 5 डिजिट या 4 डिजिट लेके भी छोड़ सकते हैं, यानी आप इसको 1.46933 करके भी आप इसको -1 करके लिख सकते हैं। अगेन 80,000 मल्टीप्लाई बाय 1.46 minus 1 will come 0.469328076
0.68 डिवाइड बाय 0.08। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू निकलेगी 4,69,328 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अप्रॉक्स लिख के आप इसको छोड़ दीजिए। अगर आप चाहिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए। अब ये प्रॉब्लम था जहाँ पे ये हम लोग ने एन्युटी वाला प्रॉब्लम किया। ये वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं बनना चाहिए। हम लोग आगे भी कर सकते हैं, आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे चाहिए कि ये वीडियो और ज़्यादा नहीं बढ़े। एक बार इसका स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए। मैं इसके बाद में जो भी वीडियो बनाने वाली हूँ उसमें 9th 10th एंड 11th प्रॉब्लम होगा, जो एक्चुअली मैं करवाने वाली थी लेकिन वो जो मैं नहीं करवा सकी। तो इसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो पे बनाऊंगी कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनना चाहिए। आप इसमें को देख के बोर नहीं होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे ही इसको कंप्लीट करती हूँ। मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसको प्रॉब्लम्स को देख के आप एक बार घर पे कोशिश कीजिए करने की। प्लीज़ इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। प्लीज़ कमेंट में लिखना मत भूलिए कि अगर आपको ये प्रॉब्लम्स के अलावा भी कोई प्रॉब्लम्स चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर और कोई सब्जेक्ट के लिए आपको कोई डिफ़िकल्टी हो रही है तो प्लीज़ उसको भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पे ही कंप्लीट कर रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप इसको और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।